नमस्कार। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में तैयार रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। साथ ही आपको बताएंगे देश में रिकॉर्ड 26,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब कोरोना के कुल मामले 8 लाख के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही आपको बताएंगे कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कुछ राज्यों की सरकारों ने अपने यहां एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। कौन कौन से वो राज्य हैं और कब तक यहां लॉकडाउन है, इस पर नजर रहेगी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रीवा जिले में तैयार रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक है, जिसे 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। 750 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा आज की ही नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर, प्योर और सिक्योर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रीवा सोलर पार्क का लोकार्पण किया। बिजली की आत्मनिर्भरता के मामले में सौर ऊर्जा पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और केंद्र सरकार भारत की इसी ताकत को विस्तार दे रही है। सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दो पक्ष नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक पक्ष हैं। पूरी दुनिया के नीति निर्माता बरसों से दुविधा में है कि इकोनॉमी की सोचे या एनवायरनमेंट की सोचे। इसी ऊहापोह में फैसले कहीं एक पक्ष में लिए जाते हैं और कहीं दूसरे पक्ष में लिए जाते हैं, लेकिन भारत ने ये दिखाया है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी तक पर्याप्त बिजली भी पहुंचे और पर्यावरण, हवा, पानी भी शुद्ध बने रहें। इसी सोच के साथ निरंतर काम किया जा रहा है और यही सोच सौर ऊर्जा को लेकर भारत की नीति और रणनीति में भी स्पष्ट झलकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे ही बड़े कदमों के चलते भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे आकर्षक बाजार माना जा रहा है। आज जब नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ परिवर्तन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है तो इसमें भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। दुनिया की, समग्र मानवता की भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी सोच का परिणाम आईसा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईसा, इसका हमने निर्माण किया है। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के पीछे की यही भावना है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। रीवा सौर परियोजना ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचे हैं, जिससे इसे गेम चेंजर परियोजना के रूप में मान्य किया गया है। 750 मेगावाट बिजली उत्पादन की इस परियोजना से 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जा रही है।
बाकी 76% बिजली का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एशिया के सबसे बड़ी 750 मेगावाट की रीवा सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि ये एक दूरदर्शी और महत्वपूर्ण परियोजना है जो सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूती प्रदान करती है। साथ ही परियोजना 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सौर ऊर्जा के महत्व को जिस तरह भारत ने पहचाना है, उस तरह शायद ही किसी देश ने पहचाना हो, और भारत की कोशिशों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2010 में नेशनल सोलर मिशन के लागू होने के 10 साल के अंदर ही देश की सौर ऊर्जा क्षमता 33,730 मेगावाट से ज्यादा हो गई है और 2022 तक भारत 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य लेकर चल रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में बना एशिया का सबसे बड़ा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, जो 1590 हेक्टेयर में फैला है। इस सौर पार्क की 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां लगाई गई हैं। केंद्र की 138 करोड़ रुपए की मदद से निर्मित सौर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है। सौर ऊर्जा के मामले में भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। साल 2013-14 के मुकाबले दिसंबर 2019 तक बीते 5 सालों में भारत की सोलर पावर क्षमता में 14 गुना का इजाफा हुआ है और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 2 गुने से भी ज्यादा किया गया है। इस क्षेत्र में सालाना 10 लाख कार्य दिवस का रोजगार भी पैदा हो रहा है। 2022 के आखिर तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत ने कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता के मामले में साल 2030 तक 33 से 35% कमी लाने का लक्ष्य भी रखा है। भारत की उपलब्धियों को दुनिया में मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। The seeds of change are there. Renewable energy is the only energy source expected to grow in 2020. Solar auctions have seen popularity amidst the height of the pandemic, and India serves as a good example. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा के मामले में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। भारत की अगुवाई में बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में भारत की भूमिका काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति की बैठक के साथ ही संसदीय समितियों का कामकाज फिर से शुरू हो गया है। कोरोना संकट के चलते पिछले 3.5 महीने से विभाग संबंधी समितियों की बैठक नहीं हो पा रही थी। कई बार बैठकें प्रस्तावित हुई, लेकिन संक्रमण के खतरे और लॉकडाउन के चलते बैठकों का आयोजन नहीं हो सका। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने समितियों के कामकाज की शुरुआत पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने भरोसा जताया कि ये समितियां अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों की पड़ताल कर सकेंगी। संसदीय सौंध विस्तार के समिति कक्ष में शुक्रवार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। ये बैठक 3 घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक में 7 सांसद मौजूद रहे। वरिष्ठ सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली इस समिति की बैठक का एजेंडा था कोविड-19 और अन्य महामारियों की तैयारियां। इसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और अन्य सदस्यों के साथ समिति ने विचार विमर्श किया। अनलॉक की प्रक्रिया में हुई इस बैठक पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक सुचारू रूप से हो, इसके लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती गई हैं, जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना। इसके अलावा मई से आंतरिक हवाई यात्रा पर से प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब ये समितियां अपने कार्य को सुचारू रूप से जारी रखेंगी। संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति की बैठक 15 जुलाई को होगी। राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली इस समिति ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को बैठक में बुलाया है।
इसमें कोविड-19 और इससे संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाएगा। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 26,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब कोरोना के कुल मामले 8 लाख के करीब पहुंच गए हैं। अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 5 लाख के करीब हो गई है। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 62% से अधिक हो चुकी है। देश में कुल सबसे ज्यादा 2,83,000 से ज्यादा सैंपलों की टेस्टिंग की गई। जांच में 9.34% केस पॉजिटिव निकले हैं। पिछले 24 घंटे में 26,506 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 475 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7,93,802 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 21,604 लोगों की जान भी जा चुकी है। कुल संक्रमण के मामलों में 62.42% ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 4,95,513 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं 2,76,685 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 1,07,00,000 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 2,83,659 लोगों की जांच की गई। देश में फिलहाल कोरोना पॉजिटिविटी रेट 9.34% है। देश में कोरोना की जांच के लिए अब 1,169 लैब काम कर रही हैं, जिसमें 835 सरकारी लैब हैं। देश में कोरोना के 24 घंटे में 26,500 नए मामलों में 10,000 से ज्यादा मामले सिर्फ 7 शहरों में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली और ठाणे में एक दिन में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पुणे में करीब 1,700 केस दर्ज किए गए हैं। बेंगलुरु में 1,300 से ज्यादा और मुंबई में 1,268 मामले सामने आए हैं। चेन्नई में 12 से ज्यादा, हैदराबाद में 918 केस दर्ज किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार का पूरा जोर कोरोना वायरस के संक्रमितों की पहचान करके और प्रभावी चिकित्सकीय प्रबंधन के जरिए मृत्यु दर को कम करना है। अभी देश में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले संक्रमित लोगों की दर 2.72% है। कोरोना से होने वाली मौतों में 53% लोग 60 साल के ऊपर के हैं। वहीं 85% की उम्र 45 साल से ज्यादा है। कोविड-19 से होने वाली मौतों में ज्यादातर लोग 45 साल से ज्यादा के हैं। इनमें भी अधिक संख्या उन लोगों की है जो दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। देश में कोविड-19 से होने वाली मौतों में 30 साल से नीचे उम्र के लोगों की संख्या सिर्फ 4% है। 30 साल से 44 साल के लोग 11% हैं। कोविड-19 से मारे गए लोगों में 45 से 59 साल के 32% और 60 से 74 साल के 39% लोग हैं। वहीं 75 साल से अधिक उम्र के 14% हैं। देश में इस वक्त कुल 3,914 अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और कोविड केयर सेंटर कोरोना संक्रमितों के उपचार में जुटे हुए हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों में 3,77,737 आइसोलेशन बेड्स, 39,820 ICU बेड्स और 1,42,415 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। 20,047 वेंटिलेटर्स के अलावा अब तक कुल 213.55 लाख N95 मास्क, 12,094 लाख PPE किट्स और 612.57 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां वितरित की जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कुछ राज्यों की सरकारों ने अपने यहां एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया है। बिहार में राजधानी पटना समेत 10 जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में आज रात से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पश्चिम बंगाल में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में सख्त लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकारें कोरोना से निपटने के लिए कई कदम उठा रही हैं। बिहार में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित राज्य के 10 जिलों में आज से लॉकडाउन लागू है। 4 जिलों बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिन तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया में 5 दिन के लिए इस महीने की 14 तारीख तक पूर्णबंदी के आदेश जारी कर दिए हैं। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिलों में इस महीने की 16 तारीख तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज रात से 55 घंटे की पूर्णबंदी लागू करने का फैसला किया है। ये प्रतिबंध सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। इस अवधि के दौरान व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मी भी कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों का तुरंत पता लगाने के लिए जांच का कार्य जारी रखेंगे। तमिलनाडु में कोविड-19 की स्थिति के आकलन के लिए गए केंद्रीय दल ने आज चेन्नई में मुख्यमंत्री ई पलनीसामी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में महामारी पर काबू पाने के लिए अपनाई गई कार्यनीति के बारे में टीम को बताया। टीम के सदस्यों ने कल चेन्नई में कोविड-19 अस्पताल राजीव गांधी जनरल अस्पताल का दौरा किया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। 9 दिनों तक चलने वाले इस कर्फ्यू से कोरोना के प्रसार को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं महाराष्ट्र में अमरावती में आज से कोविड-19 के गंभीर रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी प्रणाली आरंभ की गई है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी औषधालयों और पॉलीक्लिनिक्स में तत्काल एंटीजन जांच सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ये जांच सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कराई जाएगी। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षण वाले लोगों की एंटीजन जांच की अनुमति दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं कोरोना से जुड़ी वैश्विक खबरों की। WHO ने माना कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है। इसके अलावा वैश्विक आंकड़ों के साथ साथ आपको बताएंगे दुनिया के उन क्षेत्रों के बारे में जहां कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के हवा के जरिए फैलने को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही थी, खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से, जब 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब माना है कि किसी कोरोना संक्रमित मरीज के साथ बंद दरवाजों और घर में रहने से ये फैल सकता है। कम हवादार जगहों पर संक्रमित व्यक्तियों के साथ लंबे समय तक रहने से भी कोरोना हो सकता है। हालांकि पहले कई मौकों पर संगठन कोरोना के हवा के जरिए फैलने को नकार रहा था, लेकिन अब अपनी पिछली बात में बदलाव करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि रेस्तरां और फिटनेस क्लास के दौरान कोविड-19 के फैलने को लेकर जो रिसर्च की गई थी, उससे पता चलता है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है। वैसे तो दुनिया में कोरोना वायरस से ज्यादातर देश परेशान हैं, लेकिन लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में कोरोना वायरस कहर बनकर टूट रहा है। इसमें से ज्यादातर मामले ब्राजील, पेरू और चिली में हैं। इन देशों में कोविड के कहर को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने चिंता जताई है। यूएन प्रमुख ने इस क्षेत्र के लिए अपना नया नीति पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पहले से ही गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और विषमता से पीड़ित ये क्षेत्र महामारी के असर से किस तरह से उबर सकता है। As COVID-19 continues to spread throughout the world, Latin America and the Caribbean have become a hotspot of the pandemic. In a context of already gaping inequalities, high levels of informal labor and fragmented health services, the most vulnerable populations and individuals are once again being hit the hardest. विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,22,80,000 के पार हो चुकी है, जबकि 5,55,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप अमेरिका पर पड़ा है, जहां अभी तक 31,18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,33,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 17,55,000 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 69,000 को पार कर चुकी है। भारत वैश्विक आंकड़ों के लिहाज से तीसरे नंबर पर आता है। रूस भी कोरोना महामारी से खासा प्रभावित है। रूस में कोरोना संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 7,12,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 11,000 को पार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेके। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। यदि आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण नहीं हैं, तो कोविड-19 की जांच की जरूरत नहीं है। यदि ये लक्षण आप में हैं और आपने हाल में किसी कोविड-19 प्रभावित देश की यात्रा की है, तो जांच जरूर करा लें।
यदि आपने कोई यात्रा नहीं की लेकिन कोविड-19 ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आए हों, तो जांच के लिए तुरंत राज्य की हेल्पलाइन नंबर या भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा था। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया से रक्षा के क्षेत्र में हुए करारों को लागू करने को लेकर बात की, वहीं दूसरी तरफ भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए 16वीं बैठक भी हुई। इस बैठक में चीन द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सीमा पर स्थायी शांति बनाए रखने के लिए तैयार हो गया। वैसे इस तरह की बैठक साल में एक बार होती है, लेकिन इस साल ये फिलहाल 2 बार हो चुकी है। पिछली बैठक पिछले महीने 24 जून को हुई थी। इस दौरान ये सहमति बनी कि राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए आपसी मसलों को सुलझाने को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में वेस्टर्न सेक्टर सहित भारत चीन सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने माना कि वरिष्ठ कमांडरों के बीच हुई सहमति को गंभीरता के साथ लागू करना जरूरी है। इस दौरान यह भी तय किया गया कि जल्द ही भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए अगली बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डेटा के इस्तेमाल में पारदर्शिता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक देश के डेटा का इस्तेमाल दूसरे देश में गुप्त संपत्ति के तौर पर चोरी छिपे नहीं होना चाहिए। ग्लोबल वीक 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली को बेहतर तरीके से कायम रखा जाना चाहिए। निजता, डेटा सुरक्षा और निगरानी पर उचित नियंत्रण के लिए ये जरूरी है। देश में डेटा सुरक्षा पर काम चल रहा है। इस संबंध में विधेयक की संसद की प्रवर समिति समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक में सरकार ने तय किया है कि व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल सिर्फ सहमति के बाद ही हो सकता है। चीन के संबंधित ऐप रोके जाने के बाद देश में ऐप के विकास के समर्थन के बारे में सरकार ने कहा कि सरकार के पास स्टार्टअप्स के समर्थन की कई योजनाएं हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय स्टार्टअप को सहयोग दे रही हैं। Do we need to have more transparency in our data management, in our data ecosystem? As far as India is concerned, I am very clear, and so is my Prime Minister. Data sovereignty shall not be compromised. Any sort of data imperialism is also plainly unacceptable. You may have seen, to protect the data of Indians, the privacy of India's security, we have taken some tough measures, and we shall continue to take those measures, because it is very important that now there is a more transparent exchange of the data requirement and also the digital ecosystem, which rest upon surer foundations. That's very clear. उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को उन प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया जिनके तहत कंपनियां और ई-कॉमर्स कारोबारियों को सभी उत्पादों पर उनके मूल उद्गम स्थल को अंकित करना आवश्यक है। यानी उत्पाद किस देश में बना है ये बताना जरूरी है। सभी उत्पादों पर उसके उत्पत्ति स्थल का उल्लेख करने का प्रावधान जनवरी 2018 से लागू है और ये कानून सभी विनिर्माताओं, आयातकों, पैकर्स और ई-कॉमर्स कारोबारियों के लिए है। उन्होंने कहा कि उत्पाद के उद्गम स्थल के ब्यौरे के उस उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य, उपयोग करने की सुरक्षित अवधि, उत्पाद की कुल मात्रा और उपभोक्ता देखभाल जैसे अन्य विवरणों को प्रकाशित करना भी अनिवार्य है। मंत्रालय की सचिव ने कहा कि उपभोक्ता चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। किसी तरह की शिकायत के मिलने पर या केंद्र सरकार के निर्देश पर CCPA के पास उपभोक्ता अधिकारों या अनुचित व्यापार प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित मामलों की पूछताछ करने या जांच करने की शक्तियां होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
मई के महीने में देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के संकेत देखे जा सकते हैं। इसकी झलक मिलती है सरकार की तरफ से जारी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP के आंकड़ों में। मई के महीने का IIP इंडेक्स 88.4 पर रहा। अप्रैल में ये 53.6 पर था। साफ संकेत है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन मई के महीने में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। अगर 2011-12 को आधार वर्ष माना जाए तो मई के महीने का IIP 88.4 बैठता है। इस महीने खनन का IIP अप्रैल के 78.7 से बढ़कर 87 पर पहुंचा। मैन्युफैक्चरिंग का IIP 82.4 रहा, जो अप्रैल में मात्र 41.5 पर था। और बिजली का IIP अप्रैल के 122.5 से बढ़कर 149.6 पर आ गया। ICSE के 10वीं और ISC की 12वीं की कक्षा के साल 2020 की परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस साल के नतीजों की बात की जाए तो 10वीं में 99.33% और 12वीं में 96.84% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस बार छात्रों को डिजिटल साइन वाली मार्कशीट मिलेगी। वहीं काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के सचिव गैरी अराथुर ने कहा कि इस बार की परिस्थितियां अपवाद हैं, जिनके मद्देनजर बोर्ड इस बार 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं करेगा। ICSE बोर्ड ने पिछले हफ्ते कोविड-19 के कारण कई परीक्षाएं रद्द होने के बाद वैकल्पिक मूल्यांकन योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है, उनके अंकों का निर्धारण उस विषय में 3 बेहतर प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर किया गया। साथ ही आंतरिक आकलन, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क को भी इसमें शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा सोना तस्करी मामले की जांच देश की प्रमुख जांच एजेंसी NIA को सौंपने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर इस निर्णय की जानकारी दी। इसमें कहा गया कि मामले की जांच NIA को सौंपी जा रही है क्योंकि संगठित तस्करी ऑपरेशन से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इससे पहले केरल सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की थी। गृह मंत्रालय के इस फैसले का केरल सरकार ने स्वागत किया है। उद्योग मंत्री EP जयराजन ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने का केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और पूरा सच सामने आना चाहिए। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे आज सुबह कानपुर के भौती इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यूपी पुलिस के ADG प्रशांत कुमार के मुताबिक उज्जैन से कानपुर उसे लाते समय बारिश की वजह से हुए सड़क हादसे में पुलिस वाहन पलट गया। इसके बाद विकास दुबे ने इंस्पेक्टर से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। पुलिस वाहन पलटने से हुए इस हादसे में 3 सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बिहार और झारखंड के साथ पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश से कई जगहों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तर भारत के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारिश के बाद यहां बाढ़ की स्थिति एक बार फिर बिगड़ गई है। वहीं उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी है। इन राज्यों में शनिवार तक बारिश होने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर गुजरात में बारिश में कमी के बाद नदियों का जलस्तर घटा है। हालांकि कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां कुछ जगहों पर अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। पश्चिम तट पर भी भारी बारिश जारी है। यहां कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और केरल में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।